हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एक और क्लास में। तो ये आज की जो क्लास है ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की पहली क्लास है और ये आपकी पहली क्लास आज से स्टार्ट हो चुकी है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगी, तो आप जाकर टाइम टेबल देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर इसमें क्या है, प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा है छोटे बच्चों के लिए, उसमें कौन कौन से प्रावधान है कानून में, संविधान में, जिससे उनके अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। तो इसके लिए बहुत सारे अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं इस बार। जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 15(4) क्या कहता है, अनुच्छेद 46 क्या कहता है, ये सब अनुच्छेद नियम आपको ये पढ़ने हैं। और इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं शिक्षा से संबंधित संस्तुतियाँ क्या क्या हैं, ठीक है, जो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। इन्हीं टॉपिक से, इसी पोर्शन से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपका 50 नंबर का पेपर होने वाला है ये, तो 15 तो आपके बहुविकल्पी आएंगे ही आएंगे। कैसे प्रश्न आते हैं, मान लो एग्ज़ाम में पूछ लिया कि जो संविधान है उसको बनने में कितना समय लगा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने क्या था कि एक ऐसे संविधान की रचना करना जिसके माध्यम से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। हमने स्वतंत्रता क्यों लड़ी थी, क्योंकि विदेशी हुकूमत हम पर जो है आदेश चला रही थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार हम पर आदेश चला रही थी, हम पर राज कर रही थी। तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद जो है हमें अपना संविधान लागू करना था। मेन पर्पस अपना संविधान लागू करना था, जिससे अपनी सरकार बन सके, लोकतांत्रिक सरकार बन सके। तो जिसके लिए हमने स्वतंत्रता लड़ाई लड़ी थी, यह एक कठिन कार्य था। संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा की बैठक कब हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से बहुविकल्पीय। संविधान सभा की बैठक कब हुई, 9 दिसंबर सन 1946 को। संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर सन 1946 को, यहीं से बहुविकल्पीय बनते हैं, को हुई। उसके सामने कई चुनौतियां थी। इन सबसे विचलित हुए बिना हमारे संविधान निर्माता ने अपने कर्तव्य पथ पर टिके रहे और 3 जून सन 1947 के अधिनियम के पारित होने पर संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई। अब यह भारत के लिए संविधान बना सकती थी, क्योंकि सभा बन गई संविधान बनाने के लिए। इस अनिश्चितता के बाद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा में संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। कितने महीने बहस हुई इस प्रारूप पर, 8 महीने बहस हुई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 8 महीने बहस हुई और इसके महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए। संशोधन मतलब बदलाव करना, बदलाव भी किए गए। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन आयोजित हुए। इस प्रकार संविधान सभा ने कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक व निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ। अब यहाँ हम वर्णन करेंगे जिनमें शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। ये कुछ अनुच्छेद हैं, ये आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार देता है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए। इक्वलिटी एजुकेशन, इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता के अधिकार आते हैं। इसमें भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता अधिकार दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि, यहाँ से इसका आंसर, ठीक है, राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कोई अमीर है, गरीब है, उसकी जाति अलग है, उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं। सबके लिए समान कानून होगा। शिक्षा के संदर्भ में यही प्रावधान लागू होते हैं, ठीक है। शिक्षा का अधिकार सबको है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। उसके बाद सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु प्रावधान।
अनुच्छेद कौन सा है ये? 15(4) का अनुच्छेद 46, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें क्या है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा। चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, मूलवंश कुछ भी हो, वह कहीं भी जन्मा हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। पहला पॉइंट इसमें क्या है? राज्य नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का है, वो किसी भी दुकान में, किसी भी होटल में जाकर के प्रवेश कर सकता है। दूसरा, पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता या दायित्व या शर्त के अधीन नहीं कर सकेगा, ठीक है। कोई भी तालाब, कुआं, सार्वजनिक, जो भी चीज़ सार्वजनिक है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है, और कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(1) या 2 के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद अनुच्छेद 15(4) के अनुसार क्या है? राज्य किसी सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जाति जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी कि जो SC या ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति है, उनके लिए नियम बदल सकता है, विशेष प्रावधान हो सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता। इस अनुच्छेद के अनुसार क्या होगा? राज्य के अधीन किसी पद पर या नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मान लो कोई वैकेंसी निकली है, कोई भी वैकेंसी किसी भी प्रकार की, चाहे तहसील, बैंक, कहीं पर भी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल कास्ट वाले उसको अप्लाई कर सकेंगे, OBC वाले, कोई भी, चाहे जनजाति कोई सी भी हो, SC ST, उसका लिंग कोई सा हो, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, या धर्म कोई सा हो, जाति कोई सी हो, मूलवंश कोई सा भी हो, जन्मस्थान कोई सा भी हो, सबके लिए वह अवसर देय होगा। वहाँ पर कोई भी उसको अप्लाई कर सकता है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जिसमें किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारियों के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्ग के पद पर नियोजित या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसका निवास स्थान कुछ भी हो, सिर्फ सबके जो है समता के अकॉर्डिंग, समता सब में बराबर होगी और उस पर ये कानून लागू किए जाएंगे। अब ये इम्पोर्टेंट आ जाता है आपको 21A, बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। यह अनुच्छेद 21A का इम्पोर्टेंट है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। पहले अनुच्छेद 45 में यह निर्देशित था कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया, यानी कि इस अनुच्छेद में बदलाव किया गया। इसमें क्या कहा गया कि यह अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख व शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 45 में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि नए अनुच्छेद 21 के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु
तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। यानी कि जितने भी बच्चे छठी उम्र से 14 वर्ष की उम्र तक होते हैं उन सबके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार बना दिया गया है, क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक की है, उनकी जिम्मेदारी सरकार की कि सरकार उनको खर्चा देगी, स्कूल देगा पढ़ने के लिए, बस्ता भी देता है, यहाँ पर भोजन तक मिलता है जितने प्राइमरी स्कूल होते हैं। लेकिन 14 वर्ष से ऊपर की जो शिक्षा है उस पर यह डिपेंड करता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। राज्य अगर चाहता है तो आपको शिक्षा के लिए पैसा दे सकता है फ्री, या फिर नहीं दे सकता है। लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के लिए इम्पोर्टेंट है, आपका संवैधानिक अधिकार बन जाता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, ये देखिए। अनुच्छेद 28, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है, यह उपबंधित करता है, मतलब यह कहता है इसके अनुसार कि राज्य निधि से पूरी तरह पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह खंड उन शैक्षिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिनका प्रशासन तो राज्य करता हो, किंतु जो ऐसे धर्मस्य न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिसके अनुसार यह संस्था में धार्मिक देना आवश्यक है। मतलब जैसे मान लो, जैसे कौन से स्कूल होते हैं, कुछ होते हैं विद्या मंदिर टाइप के स्कूल, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वे हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति पर चलना सिखाते हैं। और भारतीय संस्कृति पर अगर कोई व्यक्ति चलना चाहता है तो उसको हिंदू के नियमों का जो है, या हिंदू के विचारों का, हिंदुत्व के विचारों का सम्मान करना पड़ेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, गुरु तेग बहादुर, ये सब हिंदुत्व के हैं और इन सब का जो है अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे स्कूलों में ये लागू नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पर धर्म को नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। बाकी सरकारी स्कूल जितने भी हैं जो सरकार के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर ये लागू होता है, ठीक है। वरना जितने भी विद्या मंदिर वगैरह संस्था, प्राइवेट संस्थाएं हैं जो धर्म के अकॉर्डिंग ही, हिंदुत्व के अकॉर्डिंग ही, या जो मदरसे हैं वहाँ पर मुस्लिम के अकॉर्डिंग ही स्थापित की गई हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर धर्म के अकॉर्डिंग आप शिक्षा ले सकते हैं, दे सकते हैं वहाँ पर। तो आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।